हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बात करेंगे। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा। कभी कभी इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, कभी कभी एम्पलीट्यूड के नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में बेटा डिस्कस कर लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक सभी रूल्स के बारे में, उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और बेटा उसका मॉडुलस, कॉन्जुगेट, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब बेटा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने बेटा वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा आर्गुमेंट एटलीस्ट होता क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपको बेटा जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन की एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। सबसे पहले बेटा हम अपने कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो देखिए बेटा, ये हमारी जो एक्स एक्सिस होती है ये हमारी रियल एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस हमारी कैसी है, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस को हम क्या लेते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। सपोज कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस आई बी, तो इसका बेटा लोकेशन जानते हैं ना, एक्स एक्सिस पर बेटा ये इतना a पार्ट और वाई एक्सिस पर कितना होता है b पार्ट। तो ये आपका जो वाई एक्सिस का पार्ट है b, ये बेटा जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करके बन रहा है ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा। देखिए ना, इस पॉइंट की बात करेंगे जो a इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा है, ये हमारा पॉइंट a प्लस आई बी है, ठीक है। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बेटा बात करते हैं, अगर ये हम एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा सपोज कर लेते हैं। ये एंगल क्या है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, इसका एंगल हमने थीटा मान लिया और यहाँ की जो डिस्टेंस थी उसको हमने कितना नाम ले दिया, आर नाम ले दिया है। तो हम बेटा बेसिकली थीटा, आर, इन सब की वैल्यूज निकालेंगे क्या होती हैं, फिर हम बताएंगे कि हमारा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है। बेटा यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करेंगे। देखें तो ये हमारा फिगर है, कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें कि ये डिस्टेंस हमारी a है और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, b है, ठीक है। और ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है, ये वैल्यू हमारी कितनी है, r है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो बेटा देखिए a और r में कोई रिलेशन होता है हमारा। देखिए बेटा इस एंगल के लिए ये साइड हमारी क्या कहलाएगी, बेस कहलाती है, ये साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। कहलाती कि नहीं कहलाती हैं, हमने बेटा क्लास 9th या 10th की ट्रिग्नोमेट्री में ये सब बातें डिस्कस की थी। तो बेटा बेस का अगर हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो लिया जाए, बेस का रेशियो किसके साथ लिया जाए, हाइपोटेन्यूज के साथ में, तो हमारा रिलेशन क्या आता है, कॉस थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा देखेंगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, r कॉस थीटा, ठीक है ना। हमने a की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली, r कॉस थीटा। हमने अपने a को r और थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम बेटा क्या करेंगे, जो हमारा b है, इमेजिनरी एक्सिस से डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को भी हम r और थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो बेटा देखेंगे यहाँ जो बेटा b हमारा होता है ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, r साइन थीटा, ओके बेटा। तो देखो बेटा हमने जो a और b की वैल्यूज थी हमने फाइंड आउट कर ली कि हमारे क्वेश्चन में a और b क्या होते हैं। a की वैल्यू बेटा आई आपकी r cos थीटा, b की वैल्यू आई r sin थीटा। अब इन दोनों की हेल्प से बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा कैसे निकालेंगे। हमने निकाला बेटा a की वैल्यू क्या निकाली, r cos थीटा, b की वैल्यू क्या निकाली, r sin थीटा, ठीक है। हमारे पास डायग्राम कुछ कैसा था, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी यहाँ पर लाई कर रही थी। यहाँ से ये वैल्यू बेटा आपकी कितनी थी, a थी, ये वैल्यू हमने r सपोज की है, ये वैल्यू क्या मानी थी हमने, b मानी थी, ठीक है। ये तो था और ये एंगल हमारा बेटा थीटा था। ये बेटा कैसा एंगल होगा, राइट एंगल होगा। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी की बात करें, ओ ए बी बेटा हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो वहां से भी बेटा हम इस r की वैल्यू a और b के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। r की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना बेटा। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है, स्क्वायर रूट। एक तो तरीका था बेटा वो r की वैल्यू फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका बेटा हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हम अपनी इक्वेशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अगर बेटा इन दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, एडिंग स्क्वायर करके बेटा हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। तो LHS में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। RHS में क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को पता है, बस सिंपली कैलकुलेशन करना। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर। तो आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर स्क्वायर के। ये हम कह सकते हैं यहाँ से आर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, अगर z इक्वल टू ए प्लस आई भी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ से इसका मॉडुलस हमने निकालना कर सीखा था ना। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। कल के लेक्चर में हमने बेटा मॉडुलस की बात की थी, और यहाँ भी आर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ रही है। सो वी कैन से दैट दिस आर इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या बेटा होगा, यही हमारा मॉडुलस ऑफ z बन गया। श्योर, इसको इस तरह से भी लिखते हैं और समटाइम्स मॉड ऑफ जेड भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था सबसे पहले हमने क्या किया, अपने ए और बी की वैल्यूज को आर और थीटा के टर्म में कन्वर्ट किया। वे आर क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस है, और थीटा क्या बेटा, जो लाइन सेगमेंट बना था उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल था। तो बेटा जो ये आर होता है इसको तुम निकालने ये क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, वही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा हम बात करेंगे आर्गुमेंट की। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो देखना बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को हमको बेटा ऊपर रखना था, b अपॉन a। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, r से बेटा आपका r कट गया, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिला, b अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, और वी ऑल्सो कैन सी दैट tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। समटाइम्स बेटा हम उसको मॉडुलस के साथ ले लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस के साथ लेना का बेटा हम एक रीजन बताएंगे। यहाँ से जो एंगल थीटा का वैल्यू निकलेगी ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देगी। ठीक है, फिर उसकी हेल्प से हम उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना सीखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कैसे निकलेंगे। तो बेसिकली हम बेटा अपने फॉर्मूले में हम ये चीज लेके चलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई a। यहाँ से जो बेटा थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, थीटा की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, tan इनवर्स ऑफ मॉड b अपॉन a। यहाँ से बेटा जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स ऑफ मॉड b अपॉन a। यही थीटा हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा थीटा कहलाता है एम्पलीट्यूड, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में बेटा, जो अभी तक हमने डिस्कस किया यहाँ पर जो बेटा हमारा आर था ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली समझ लिया बेटा आपने क्या कि आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, इसको बेटा थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। वे b क्या बेटा होता है, y एक्सिस की डिस्टेंस, a क्या होती है, x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की उस कॉम्प्लेक्स नंबर ने। जैसे बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी ना, a प्लस आई बी थी ना, तो ये a प्लस आई बी क्या, x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे भी, तभी तो इसका बेटा पोजीशन a प्लस आई बी कही जाएगी। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई कि बेसिकली आर्गुमेंट या मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। बेटा इस डायग्राम में भी सब कुछ दिया रिप्रेजेंट किया गया था, हमने इसको वापस बनाकर भी समझा दिया है। ठीक, तो बेटा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। जो बेटा हमने थीटा फाइंड आउट किया था उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा का बेटा निकालने का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। ये बेटा हमारा क्या था, थीटा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। अब बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। अगर थीटा की बेटा वैल्यूज -π से लेकर पाई के बीच में, पाई पे बेटा इक्वलिटी है, -π उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, मीन्स -π टू पाई विद इक्वलिटी ऑन पाई। तो बेटा थीटा के इस इंटरवल में जो भी थीटा की वैल्यूज होती हैं वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाती हैं, उस आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो अब बेटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं।
इफ पहला केस बेटा क्या होगा, इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर बेटा जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी इक्वल टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक बेटा, तो पहले क्वाड्रेंट में अगर जेड लाई कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली थीटा हो जाएगा। अगर बेटा इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बेटा किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को बेटा नॉर्मली इस तरह से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट भी इसको कह सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू पाई माइनस का थीटा, ये वैल्यू आएगी बेटा, क्या है कि पाई माइनस का थीटा। ओके बेटा, अगर सॉरी बेटा ये बार बार इक्वल टू जेड बन जाता है आपका। ठीक है, ये बेटा आपका आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, पाई माइनस का थीटा, वे थीटा आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। सबसे पहले बेटा हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है कि थीटा क्या आ रहा है, फिर देखेंगे अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, वो तो बेटा आप उसके कोऑर्डिनेट देखकर बहुत ही इजीली बता सकते हैं। नाउ बेटा इफ जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन थीटा किसके इक्वल होगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, तब माइनस पाई प्लस थीटा के इक्वल होगा आपका आर्गुमेंट। ठीक है, अगर हमारा जेड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे और आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा। ओके, एंड द लास्ट केस व्हेन जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, देन बेटा आर्गुमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ थीटा। तो बेटा ये चारों कंडीशंस आप लोग याद रखना, इन चारों कंडीशन की हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एंड लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा कि एम्पलीट्यूड होता क्या है और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा आर्गुमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखते हैं बेटा। इफ जेड जेड1 एंड जेड2, बेटा जेड2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर बेटा जेड जेड1 जेड2 हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, जेड बार समझते हैं ना बेटा, जेड का कॉन्जुगेट जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगाने में बेटा बहुत आसानी से आप बेटा इसका यूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। और यहाँ से बेटा अगर इस कंडीशन को हम इस तरह से भी लिखें, माइनस साइन उधर लेना है तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस का आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। और कभी कभी बेटा आपको इस रिलेशन को पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पहला ऑप्शन दे दिया गया 0, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया पाई अपॉन 2, थर्ड ऑप्शन दे दिया गया 2 पाई, एंड द फोर्थ ऑप्शन दे दिया गया आपका माइनस का पाई। तो आपका बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा बात क्लियर हुई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको बेटा हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और हम कह सकते हैं अगर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आपको आती होंगी तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आप वैसे ही यूज कर सकते हैं। जैसे बेटा लॉग ओपन होता है ना, वैसे ही आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज भी ओपन होती हैं। देखिए ना, अगर लॉग में m इंटू एन लिखा होता था तो उसको लॉग m प्लस लॉग n लिखते थे। इन द सेम वे आर्गुमेंट ऑफ अगर z1 इंटू z2 लिखा है तो उसको भी आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा वही लॉग की डिवीजन प्रॉपर्टी जैसे होती है, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस का लॉग n।
तो वैसे ही आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस का आर्गुमेंट ऑफ Z2, प्रोवाइडेड बेटा यहाँ ध्यान रखना होगा Z2 आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे बेटा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा हम क्या नहीं आर्गुमेंट की बात नहीं करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होती है तो उसके आर्गुमेंट की बात हम नहीं करेंगे। हाँ, एक कंडीशन और पढ़ेंगे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर कैसा होगा। इफ आर्गुमेंट ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ये कंडीशन बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमने अभी बता दिया आपको। नाउ द फोर्थ वन इज द जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज 2n पाई माइनस का आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। ये अगर हमको आर्गुमेंट ऑफ Z पता है तो आर्गुमेंट ऑफ Z बाहर की जो जनरल वैल्यू होती है 2n पाई माइनस का आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आर्गुमेंट की, कुछ भी बेटा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आई थिंक आगे प्रॉपर्टी लिखी नहीं मैं। चलिए बेटा कुछ प्रॉपर्टीज, इतनी प्रॉपर्टीज अभी लिखी हैं, बाकी प्रॉपर्टीज बेटा हम आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू दिस वन। जब बेटा ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है, इसका हमको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बेटा कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा Z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दी गई है बेटा, नोट कर लेते हैं, 1 + 2i अपॉन 1 माइनस का 3i, ठीक है। सबसे पहले बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोशिश करेंगे कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि a + ib होता है उस फॉर्मेट में ले आएँ, और ये बात बेटा हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फटाफट बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो बेटा डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइंसेस को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया जाता है। 1 + 3i से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फटाफट बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो नंबर्स का इन दो नंबर में करना है। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ बेटा 1 आया, 1 का प्रोडक्ट 3i के साथ करेंगे तो 3i। इसी तरह से 2i का प्रोडक्ट 1 में करेंगे तो 2i, और फिर 2i और 3i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i²। ठीक बेटा, ये आप लोग सीख चुके हैं। इसी तरह से नीचे बेटा कौन सी प्रॉपर्टी, a - b a + b। जब a - b a + b प्रॉपर्टी बनती है तो डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी होती है a² माइनस का b²। ठीक बेटा, हमने यूज कर दी। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, 1 प्लस का 3i + 2i कितना हो जाएगा आपका बेटा, 5i हो जाएगा, और प्लस का 6 × i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका i² हो जाएगा। और थोड़ा सा देखें बेटा 1 - 6 बेटा, देखिए ये 1 है, प्लस का 6 × 1 से लिख ही लेते हैं एक बार, 1 प्लस का 5i प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, -6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 9 × i² की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। सिंप्लीफाई करिए, रियल पार्ट में बेटा रियल पार्ट आपका ऐड हो जाएगा, 1 - 6 आपका बचेगा -5 प्लस का 5i डिवाइडेड बाई बेटा क्या होता है 1 प्लस का 9 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 5i डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 9 + 1 कितना हो गया, 10। ये बेटा हमारा लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गए हैं। बस ऊपर से 5 को कॉमन लेकर हम कट भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बेटा क्या कर सकते हैं, z इक्वल टू हम बेटा अगर ऊपर से 5 कॉमन ले लें तो -1 प्लस का i बचेगा, अपॉन में कितना लिखा था बेटा आपका 10, 5 से कट जाएगा, 5 to 10 तो आ जाएगा आपका -1/2 प्लस का i/2। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, अब हम बेटा इसके मॉडुलस की बात करेंगे एंड एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, ओके। अगर z बेटा a + ib की फॉर्म में लिखा है तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर a² प्लस b²। a की वैल्यू थी बेटा आपकी -1/2 उसका स्क्वायर, प्लस का b की वैल्यू क्या है, जो i का कोफिशिएंट होता है, i के मल्टीप्लाई में यहाँ कितना लिखा हुआ है 1/2, तो बेटा b की वैल्यू आपकी हो गई 1/2। फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, -1/2 का स्क्वायर आपका आएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर वो भी कितना आएगा 1/4। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 2/4। 2/4 को बेटा लिखना चाहे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमने क्या निकाल लिया, z का मॉडुलस। ठीक है,
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, 2 से 4 को डिवाइड कर देते, 1/2 आता, बाद में बाहर निकल के आंसर कितना आता 1/√2। तो बिल्कुल बेटा आप उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के टर्म्स ना रहें, उसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो √2/2 आपका क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। ठीक है, मॉडुलस निकल आया। मॉडुलस निकाला तो हमने बेटा पहले भी सीखा था। अब बेटा हम बात करेंगे किसका, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो बेटा अगर हम z इक्वल टू हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1/2 प्लस का i/2, इसको देख लेते हैं। z इक्वल बेटा आया है -1/2 प्लस का i/1/2। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर थी। हमने एम्पलीट्यूड की बात की थी। अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा का फॉर्मूला होता था mod ऑफ b/a। यही फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था। वह बेटा a आपका क्या होता था, रियल पार्ट, b क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मॉड ऑफ b की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी 1/2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है -1/2। श्योर बेटा 1/2 से -1/2 कटेगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 को बेटा मॉड के बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये आपका आया tan थीटा। तो tan थीटा में बेटा 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, tan π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 को tan π/4 हम लिख सकते हैं। और यहाँ से कंपेयर करने पर आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, π/4। कुछ बच्चे बेटा बहुत खुश हो जाएंगे कि सर आंसर आ गया है, और जहाँ ऑप्शन में π/4 दिखा फटाक से टिक कर देंगे। लेकिन बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हमने पूरी बात डिस्कस नहीं की। अभी तो हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू को निकाला है। अभी तो हमको बेटा देखना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। लिखा है इसका रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। यानी कि कुछ इस तरह से बेटा लोकेशन है। ये आपका बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, जिसमें x की बेटा ये निगेटिव एक्सिस होती है, ये x की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये y की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये y की निगेटिव एक्सिस होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर यानी x का जो कोफिशिएंट यानी कि जो हमारा रियल पार्ट है वो निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो यानी माइनस कॉमा प्लस टाइप का केस है। तो ये कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम बेसिकली अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा एक फॉर्मूला रिमाइंड करिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होती है तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस बेटा हमने कंडीशन क्या देखी, z lies in the since z lies in second quadrant। ओके बेटा, तो बेटा अगर आप लोगों ने याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हैं तो बेटा एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है देन एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी इक्वल टू पाई माइनस का थीटा। पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, π/4। दिस विल गिव यू 3π/4। दिस इज द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई थी। तो बेटा देखा किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी जाए तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम कुछ इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट इतना हो गया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ प्रॉपर्टीज बेटा आर्गुमेंट की और रह गई हैं, उनकी बात करेंगे, और फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमारा होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।